बाय रूही, अब तुम भी नाश्ता कर लो। अभी तक कुछ खाया भी नहीं है तुमने। आप भी ऑफिस पहुंच के मुझे फ़ोन कर देना। अभी ऑफिस के लिए निकल जाता है और रूही घर के अंदर आ जाती है। रूही की शादी इसी साल हुई थी। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए थे, पर उसकी सास केतकी का स्वभाव बहुत खड़ूस था। अरे दरवाजे पे छोड़ने गई थी, सीधा ऑफिस छोड़ के आई है। पता नहीं है आज की बहुएं गेट पे खड़े होके पति से हंसी ठिठोली करने में जरा सी भी शर्म नहीं करती है। और ये भिंडी की सब्जी नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, बीपी की वजह से डॉक्टर ने आपको कम नमक खाने को कहा है, इसलिए आपकी सब्जी अलग निकाल दी थी। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। चल एक काम कर, पेन और कॉपी लेके आ जरा, तुझे जरा कुछ लिखवा दूँ। अब लिखना शुरू कर। 11 मिठाई के डिब्बे, 2 फलों की टोकरी, 4 ड्राई फ्रूट के डब्बे, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े, सबके गहने, चीनी और चावल से भरे भगोने, बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब रिश्तेदारों को खाली हाथ थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना ही होगा मुझे। चल अब अपनी माँ को ये सारी लिस्ट फ़ोन पे समझा दे। और शादी के बाद पहला करवा चौथ पूरा रीति रिवाज से होना ही चाहिए भाई। हमने भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। केतकी, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। हमारी खुद की भी बेटी है, कुछ तो सोचो। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्यौहार होता है। दीनदयाल को पता था केतकी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। रूही एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और उसका छोटा भाई अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे पता था कि उसके पिताजी पहले ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले चुके हैं और अभी भाई के कॉलेज एडमिशन में भी उनके पैसे लगेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को जब अभी ऑफिस से वापस आता है तो वो रूही को परेशान देखता है। क्या बात है रूही, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? और माँ और पिताजी आज कहाँ हैं? वो खाना नहीं खा रहे क्या? आज माँ और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं। वो टीवी में रामायण सीरियल आ रहा है ना, वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, पर अब तो बताओ क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अभी के बार बार पूछने पर रूही उसको सारी बातें बता देती है। अभी अपनी माँ केतकी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ इतना सब कुछ जरूरी तो नहीं, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है और आप जानती हो कि रूही के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। देख अभी, शादी के वक्त भी तूने मुझे चुप करवा दिया था, पर मुझे भी बिरादरी में अपनी इज्जत रखनी है। तू इस बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। अब एक बात बता, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे कि पहले करवा चौथ में बहू के घर से क्या क्या आया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अभी तो मैंने लिस्ट को आधा कर दिया है, तू बीच में मत बोल। सुबह इन्हें भी चुप कराया, दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत लगती हूँ। और बहू, तुमने भी मेरे खिलाफ अभी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर हमारे घर की इज्जत बचा लेना, या करवा दोगी हमारी बेइज्जती। अभी को पता था कि उसकी माँ केतकी नहीं मानने वाली। उसकी माँ को अपने रिश्तेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौथ को अब कुछ ही दिन बाकी थे। उसी शाम को केतकी और दीनदयाल की बेटी साधना, जिसकी शादी उसी साल हुई थी, वो रोती हुई उनके घर में आ जाती है। अरे कुछ बता, जब से आई है रोते ही जा रही है। अगर कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? दामाद जी को फ़ोन किया है, वो भी फ़ोन काट रहे हैं। साधना दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। माँ, रोहित ने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। माँ, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहते हैं कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है।
और उन्होंने उस लड़के को पीठ पीछे घर में आते हुए देखा है। आप ही बताओ पिताजी। रोहित तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा फ़ोन भी छीन लिया कि मैं उस लड़के से बात ना करूं। और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि मुझे तलाक चाहिए। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गए? चिंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तभी अभी भी आ जाता है और उसे सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फ़ोन करता है। रोहित जी, आप बिना आंखों देखे साधना पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। अभी थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर माँ, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे? मतलब क्या प्रीति झूठ बोल रही है? मेरी बहन की साधना से कोई ऐसी जागती दुश्मनी नहीं है। और ऊपर से साधना बोल रही है कि प्रीति गलत है। अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। रोहित फ़ोन काट देता है और अभी भी परेशान हो जाता है। घर में सबका मूड बहुत ख़राब था। इसी बीच रूही की माँ उसे फ़ोन करती है। रूही, जैसा तूने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है, बस तेरी सास को पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊँगी करवा चौथ का सम्मान देने। ठीक है मम्मी, वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई है, आप उनसे मिल भी लोगे। रूही ने अपनी मम्मी को करवा चौथ के सामान के लिए फ़ोन कर दिया था, लेकिन साधना की परेशानी में केतकी का सारा ध्यान साधना के ऊपर चला गया था। रूही केतकी से कहती है, माँ जी, सब्जियाँ और दालें ख़त्म हो रही हैं, मैं मार्केट से ले आती हूँ। पिताजी भी अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गए हैं, रात तक लौटेंगे। दीदी, आप चलोगी साथ? नहीं रूही, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम चली जाओ। रूही बाजार चली जाती है। ये तो साधना दीदी की ननद प्रीति दिखाई पड़ती है, पर इसके साथ ये लड़का कौन है? और इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा, पर कैसे? हाँ, एक आइडिया है। रूही प्रीति और उस लड़के की अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लेती है और सीधा रोहित के ऑफिस पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ? पर मुझे साधना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोखा देकर किसी और से प्यार का चक्कर चला रही है। रोहित जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट विश्वास से जुड़ा होता है। विवाह के वक्त इसी विश्वास की नींव पर पति पत्नी अपना घरौंदा बनाते हैं। वैसा ही एक घरौंदा आपने और साधना दीदी ने बनाया है। इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। विश्वासघात तो साधना ने किया है भाभी, मैंने तो हमेशा उससे प्यार किया है। रोहित जी, कभी कभी जो हमें दिखाई जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी ज़रूरी है। अब ना जाने प्रीति ने ये सब झूठ दिखाने के लिए पता नहीं अपना कौन सा सच छुपाया है। ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना वो जिसे आपने अपने घर से बाहर आते हुए देखा था। रोहित जब प्रीति के साथ उस लड़के की फ़ोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो घर में जाकर प्रीति से उसकी सारी सच्चाई निकलवाता है। प्रीति, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाभी को फंसाया। मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती तो क्या मैं मना कर देता? अगर लड़का अच्छा है तो मैं उससे खुद तुम्हारे लिए बात करता। माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा काम है, मेरा फर्ज है। पर तुमने ये गलत किया प्रीति, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैं डर गई थी कि कहीं आप वैभव को देख के गुस्सा ना करो, इसीलिए उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही करा। मैंने साधना भाभी से भी माफ़ी मांगी। प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए। रोहित साधना के घर जाता है और वहाँ जाकर साधना से माफ़ी मांगता है और प्रीति भी साधना से माफ़ी मांगती है। साधना, आज अगर रूपाली भाभी नहीं होती तो शायद इस सच से कभी पर्दा नहीं उठता। उन्होंने ही आज मुझे इस सच के बारे में बताया। प्रीति ने जो भी इस बचपने में आकर गलती करी है वो बहुत बड़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रीति को माफ़ कर दो। रूही भाभी,
आपने मेरा घर खराब होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। साधना दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। आप रोना बंद कीजिए, कल करवा चौथ है। हम सब मिलकर इस व्रत को खुशी खुशी रखेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और रूही के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ देने आते हैं। आपकी बेटी रूही हमारे घर की बहू है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं शगुन की मिठाई जरूर रखूंगी, पर ये गहने और रुपए ये सब तो मेरी जिद थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें रूही के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला हुआ रूप देखकर अवी और रूही उनके गले लग जाते हैं और फिर रूही के माता पिता खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। केतकी, आज ये तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी, रूही और साधना मिलकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं और रात में चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ का व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।